ठीक है। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन से क्या तात्पर्य है? लोक नियोजन से तात्पर्य है कि जो भी ये सरकारी पद होते हैं, सरकारी पद जो भी होते हैं, उन पर जो भी लोग रखे जाते हैं वो सभी लोक नियोजन के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक। तो आर्टिकल 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संदर्भित तो संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के अवसर की समानता होगी। ठीक है। मतलब कि जो भी राज्य के पद होंगे उन पर नियुक्ति के लिए अवसर की समानता होगी। अवसर की समानता होगी। ठीक। समानता मतलब सभी को समान अवसर दिया जाएगा। मतलब कि एक योग्यता निर्धारित की जाएगी और बाकायदे विज्ञापन किया जाएगा और विज्ञापन करके परीक्षा की तिथि या इंटरव्यू की तिथि जो भी हो आयोजित की जाएगी और जो भी होगी योग्यता वो निर्धारित की जाएगी। ठीक। और उसमें अवसर की क्षमता में ये ध्यान रखा जाएगा कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इन आधारों पर कोई भी भेद न किया जाए। ठीक। तो अवसर की क्षमता 16(1) में कहा गया है कि अवसर की समानता होगी, सभी के लिए समान अवसर। ठीक है। इसी तरह अनुच्छेद 16(2) यानी 16(2) में बात स्पष्ट कर दी गई है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा। ठीक। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, ठीक, जन्म स्थान के आधार पर मतलब कोई पद आए और उसमें कह दिया जाए कि इस धर्म का व्यक्ति होना चाहिए, इस वंश का व्यक्ति होना चाहिए, इस जाति या इस लिंग का होना चाहिए या उसका जन्म स्थान यहाँ होना चाहिए, ऐसा कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। अर्थात ऐसी कोई योग्यता नहीं रखी जाएगी। ठीक है। यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया ना, इन आधारों पर उसे अपात्र नहीं किया जाएगा। अगर उसे अपात्र किया जाएगा तो कार्य संबंधी योग्यता के आधार पर, पद संबंधी योग्यता के आधार पर कि जैसे इस पद की योग्यता है, इतने आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए और आपके अंदर अगर ये क्षमता नहीं है तो आप इसके लिए अपात्र होंगे। मान लीजिए कोई डॉक्टरी का पद है तो उसके लिए योग्यता कर दिया कि MBBS होना चाहिए, ये समझ में आती है। लेकिन अगर कह दें कि MBBS भी हो और इस धर्म का हो या इस जाति का हो या इस जन्म स्थान का हो तो ऐसी कोई बात लागू, ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा राज्य। ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो निवास स्थान और वंशक्रम की बात है ये 16(1) में अनुच्छेद 16 में अतिरिक्त शामिल किया गया है, ये अनुच्छेद 15 में नहीं है। निवास स्थान और वंशक्रम। ठीक है। कहने का मतलब ये कि जो विभेद के आधार थे नियोजनों में निवास स्थान और वंशक्रम के आधार पर भी नहीं किया जा सकता। ठीक। ये है लोक नियोजनों के संदर्भ में। फिर अगला बात क्या है? संसद विधि बनाकर लोक नियोजनों के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। यहाँ पर कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि किसी विशेष क्षेत्र को संरक्षण देने की। ठीक है। तो जैसे आप देखते होंगे, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में भी था या कुछ अन्य राज्य हैं जैसे 371 के तहत भी कुछ राज्य हैं कि वहां पर किसी पद के लिए निवास संबंधी योग्यता लागू की गई है। ठीक। तो इसी संदर्भ में 16(3) में व्यवस्था दी गई है। किसमें? 16(3) में। 16(3) में क्या व्यवस्था दी गई है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकता है। इस बारे में संसद क्या करेगा? संसद विधि बनाएगी,
विधि बनाएगी और यह स्पष्ट करेगी कि अमुक राज्य में, अमुक राज्य या अमुक संघ राज्य क्षेत्र में यहाँ का निवासी या जन्म होना आवश्यक है, निवासी होना आवश्यक है, वही इस पद को धारण करेगा। तो ऐसी योग्यता निर्धारित कर सकेगी 16(3) के अनुसार संसद। ठीक है। इसी तरह ये 16(2) का अपवाद है ना, 16(2) का अपवाद है। इसी 16(2) में कहा गया था ना कि इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो 16(2) का अपवाद है कि यहाँ पर संसद विधि बनाकर ऐसा विभेद कर सकती है। ठीक। फिर आ गया 16(4) राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण का उपबंध कर सकता है। ठीक है। ये 16(4) को ध्यान दीजिए। इसी 16(4) में ये व्यवस्था है क्या, अभी तो ऊपर ये कहा गया है कि किसी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है। लेकिन 16(4) में एक व्यवस्था दी गई है कि संसद ऐसे वर्गों के लिए विधि बना सकेगी जिनके बारे में ये राय है कि इनका लोक नियोजनों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि इस वर्ग की पहले पहचान किया जाएगा। इसी संदर्भ में उसी वर्ग की पहचान के लिए पहले काका कालेकर आयोग या मंडल आयोग नियुक्त किए गए थे और इन आयोगों ने उसी वर्ग की, उस विशेष ओबीसी वर्ग की, या जो कि राज्य के नियोजनों में, लोक नियोजनों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनकी पहचान किया था इन्हीं आयोगों ने। ठीक है। तो नियुक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध कर सकता है। ठीक है। उसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त यह है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी शर्त क्या है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है। सामाजिक रूप से पिछड़ा है। और क्या शर्तें हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। ठीक है। और ये कौन है, इसके लिए आयोग है, आयोग बनेगा। ठीक है। आयोग बना, कौन सा, कालेकर आयोग, मंडल आयोग। इन आयोगों ने पहचान करी कि ये वास्तव में ये वर्ग है कौन, तो उसी में ओबीसी की पहचान की गई थी। ठीक। तो राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होना, ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उनकी संख्या कितनी है, संख्या कितनी है और उस आधार पर प्रतिनिधित्व कितना है, प्रतिनिधित्व कितना है, इसी से निर्धारित किया जाएगा। क्या निर्धारित किया जाएगा कि प्रतिनिधित्व पर्याप्त है कि नहीं है। ठीक, प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, इसकी पहचान आयोग करेगा, जिसके लिए एक आयोग नियुक्त हुआ। शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है कि नहीं है, इसकी भी पहचान आयोग के द्वारा की जाएगी। ठीक, ये तो हो गया 16(4). ठीक है। अब आगे हम, ये 16(4) था, अब हम 16(5) की बात करते हैं। 16(5) आर्टिकल का जो 16 है उसका खंड 5। इसमें क्या है, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकेगी। क्या समझ रहे हैं कि जैसे कोई धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था है
क्या? धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था है। तो इस अनुच्छेद की कोई बात, जैसे जिसमें कहा गया है कि लोग कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ये सारी बातें धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था है, कोई संस्था है तो उस पर लागू नहीं होगी। पदाधिकारी या सदस्यों की नियुक्ति पर लागू नहीं होगी। पदाधिकारी या सदस्यों की नियुक्ति पर लागू नहीं होगी। मान लीजिए जैसे अल्पसंख्यक आयोग ही हो गया, है ना, लागू नहीं होगी। तो जैसे अल्पसंख्यक आयोग ही हो गया, ये धार्मिक संस्था है ना, मतलब धर्म से संबंधित है, या और भी कोई धार्मिक संस्था, तो वहां पर अगर ऐसा कोई नियम बना दिया जाए कि इसी धर्म का होना चाहिए, तो ये अनुच्छेद 16 की बात उसको रोकेंगी नहीं। ठीक है, ये तो हो गया अनुच्छेद 16। ठीक है, फिर अनुच्छेद 16(4) में अंतर्निहित शर्त पिछड़ा वर्ग कौन है, यह जानने के लिए जैसा अभी हमने बताया कि 16(4) में क्या अभी हमने कहा था, पिछड़ा वर्ग की पहचान कैसे किया गया, अभी हमने कहा था ना, कालेकर आयोग, और दूसरा कौन था, मंडल आयोग। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, जिनका नाम खुद था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, तो इन लोगों ने ही इसकी पहचान की थी, इन आयोगों ने। ठीक है, जनता पार्टी सरकार में ये दूसरा आयोग किसके समय गठित हुआ था, जनता पार्टी सरकार में मंडल आयोग गठित किया हुआ था। जनता पार्टी सरकार, इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। ठीक है, जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, यही प्रधानमंत्री थे ना। तो इस आयोग ने बाद में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग ओबीसी कौन है। ठीक है, समझ रहे नहीं, जाति को पिछड़ापन का आधार, इस कमीशन ने जाति को पिछड़ापन का आधार माना और नौकरियों में 27% आरक्षण दिया, आरक्षण देने की सिफारिश की। ठीक, इसने क्या किया था, जाति को पिछड़ापन का आधार माना था और 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। कितना, 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। ठीक है, और 1991 में इसी तरह 1991 में पीवी नरसिंह राव की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने की कोशिश की गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। बाद में ईडब्ल्यूएस के रूप में यह मोदी सरकार ने लागू किया था। ईडब्ल्यूएस को कितने परसेंट आरक्षण, 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कौन है, ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, पहली शर्त है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, और दूसरी शर्त यह है कि वो ओबीसी, एससी, एसटी नहीं है। ठीक है, मतलब तात्पर्य यह है कि ओबीसी, एससी, एसटी में जो जातियां आती हैं, उनके इतर जो जातियां बची हैं, ओबीसी, एससी, एसटी में आने वाली जातियों के अतिरिक्त
अतिरिक्त जो जातियां हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है, उन्हें ईडब्ल्यूएस कहा जाएगा, ठीक है, कहा जाएगा और उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि शुरुआत प्रयास ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का कांग्रेस सरकार में पीवी नरसिम्हा राव ने किया था, लेकिन अंततः लागू हो सका नरेंद्र मोदी सरकार में, ठीक है। ये है ईडब्ल्यूएस, ठीक। ये आरक्षण के मामले में एक मामला आता है, बहुत बार चर्चा में हुआ, एक बहुत बृहद बेंच का ये फैसला है जिसको इंदिरा साहनीवाद नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में ही जान लें कि इंदिरा साहनीवाद क्या था, ठीक। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, ये मामला क्या था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में, ये इसी को मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, मंडल केस, ठीक है, मंडल केस। इसमें न्यायालय ने क्या फैसला दिया था? आरक्षण की व्यवस्था समानता का विरोधी नहीं है। इसमें कुछ फैसले हुए थे इस मामले में, एक बृहद बेंचों में से एक थी। इसमें कुछ निर्णय हुए थे। पहला, आरक्षण की व्यवस्था समानता का विरोधी नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था समानता का विरोधी नहीं है, पहली बात कही। दूसरी बात क्या कहा? ये बहुत बृहद बेंच थी, ठीक है। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट में बेंच होती है 5, 7, 9, 11, 13 इस ढंग से, तो ये बृहद बेंचों में से एक थी, ठीक। तो आरक्षण व्यवस्था समानता का विरोधी नहीं है। आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है, ठीक है। आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़ी जातियों का साधन संपन्न तबके को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का मतलब क्या हुआ? क्रीमी लेयर का मतलब शाब्दिक अर्थ में बता रहा हूं जिससे आप लोगों को याद रहे। क्रीमी लेयर मतलब जो क्रीम खाते हैं, हाँ, क्रीमी लेयर, जो क्रीम वाला लेयर, जैसे दही में जो ऊपर क्रीम जमता है, तो जो क्रीम वाला लेयर है ऊपर, तो उसी को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्रीम लेयर, ठीक। क्रीमी लेयर, इनको क्या है? आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई ओबीसी जात से संबंधित व्यक्ति है और वो संपन्न व्यक्ति है, तो ओबीसी नहीं माना जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे कोई जज का बेटा है, जज के संतान है ना, तो वो ओबीसी नहीं माने जाएंगे, भले ही ओबीसी जातियों से संबंधित है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत यही कहता है, ठीक। और क्या है? आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, मतलब कि 50% तक ही आरक्षण किया जाएगा। और क्या है? पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन
पुनर्विलोकन हो सकता है। इतनी बातें इस इंदिरा साहनी मामले में भी हुआ था। ठीक है, तो